हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ध्या टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज को। लेते हैं सबसे पहला प्रश्न। प्रोजेक्ट एलिफेंट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, भारत ने 1991-92 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की थी। दूसरा, इसके तहत राज्यों को केवल वित्तीय सहायता दी जाती है। आपके विकल्प हैं ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 साल पूरे होने पर भारत के राष्ट्रपति ने असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में आयोजित एक गज उत्सव में भाग लिया। आपको बता दें कि भारत ने 1991-92 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य भारत में हाथियों, उनके आवास और गलियारों की रक्षा करना, मानव हाथी संघर्ष को रोकना और पालतू हाथियों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। इसके तहत परियोजना के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी दोनों तरह की सहायता दी जाती है। परियोजना के अंतर्गत 80,777 वर्ग किलोमीटर में फैले 33 हाथी रिजर्व्स को अधिसूचित किया गया है, यानी इतने हाथी रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व बनाए गए हैं। लेते हैं दूसरा सवाल। हाल ही में सुर्खियों में रहा कोंगथोंग गांव कहाँ मौजूद है? आपके ऑप्शंस हैं ए असम, बी मेघालय, सी सिक्किम अथवा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी मेघालय। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में एक सांसद महोदय ने मेघालय के कोंगथोंग गांव पर प्रधानमंत्री को अपनी एक विकास रिपोर्ट पेश की, यानी डेवलपमेंट रिपोर्ट। कोंगथोंग भारत का एकमात्र व्हिसलिंग विलेज है। पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित इस गांव के लोग एक दूसरे को उनके नामों से नहीं बल्कि विशेष धुन से बुलाते हैं। इसके कारण इस इलाके को व्हिसलिंग विलेज के नाम से जाना जाता है। कोंगथोंग के ग्रामीणों की इस धुन को जिंगर वाई लव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है माँ का प्रेम गीत। यहाँ रहने वाले गांव वालों के दो नाम होते हैं, एक सामान्य नाम रजिस्टर्ड नाम और दूसरा गाने वाला नाम। यहाँ किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धुन बच्चे के जन्म के बाद माताओं द्वारा बनाई जाती है, जो यूनिक होती है। यानी माँ अपने बच्चे को या गांव के लोग भी एक दूसरे को उसी धुन से या सीटी बजाकर गुनगुनाकर बुलाते हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। बोहाग बिहू के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य है? पहला, ये असमी नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। दूसरा, इसे रोंगाली बिहू या कटी बिहू भी कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल दो, बी एक और दो दोनों, सी केवल एक अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। बोहाग बिहू ये भारत के असम और उत्तर पूर्वी राज्यों में मनाए जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इसे रोंगाली बिहू या हत बिहू भी कहते हैं। ये असमी नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। आमतौर पर यह त्यौहार 13 या 14 अप्रैल को पड़ता है, जो फसल कटाई के समय को दर्शाता है। इस साल यानी 2023 में यह त्यौहार 14 अप्रैल को पड़ रहा है। दरअसल बिहू पर्व साल में 3 बार मनाया जाता है। एक बोहाग बिहू जो इस समय मनाया जा रहा है, दूसरा माघ बिहू जो जनवरी में, और तीसरा काटी बिहू। माघ बिहू जनवरी में और काटी बिहू हर साल अक्टूबर माह में मनाया जाता है। ये सारे उत्सव फसल पकने और तैयार होने की खुशी में मनाए जाते हैं, यानी कृषि कैलेंडर के मुताबिक इन त्योहारों को मनाया जाता है। लेते हैं चौथा सवाल। दुर्लभ मृदा तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए ये 17 धातु तत्वों का एक समूह है, बी इसमें स्कैंडियम और यट्रियम के अलावा आवर्त सारणी में 15 लैंथेनाइड्स शामिल होते हैं, सी ये तत्व लैंथेनाइड से अलग भौतिक और रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, अथवा ऑप्शन डी इनका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर्स में किया जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी सी में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान यानी NGRI के वैज्ञानिकों ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में बेहद ही लाभप्रद दुर्लभ मृदा तत्वों की उपस्थिति का पता लगाया है। ये 17 धातु तत्वों का एक समूह होता है। ये दुर्लभ मृदा तत्व रेयर अर्थ मटेरियल्स अंग्रेजी में कहें तो, इनमें स्कैंडियम और यट्रियम के अलावा आवर्त सारणी में 15 लैंथेनाइड्स शामिल होते हैं, जो लैंथेनाइड्स के समान ही भौतिक और रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। ये तत्व बड़े काम के होते हैं। इनमें अद्वितीय चुंबकीय गुण, संदीप्त यानी चमक उत्पन्न करने वाले और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण मौजूद होते हैं। इस तरह इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एवं नेटवर्क संचार, स्वास्थ्य देखभाल,
और राष्ट्रीय रक्षा के कई तरह के तकनीकों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आने वाली अत्याधुनिक तकनीकों में भी इसके इस्तेमाल की काफ़ी संभावना है, इसलिए इसकी काफ़ी डिमांड है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5th क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी जूस मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है, यानी लॉन्च करने वाली है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, बी नासा, सी रॉसकॉस्मॉस अथवा ऑप्शन डी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ये जो जूस मिशन लॉन्च करने वाली है। व्याख्या देख लेते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ईएसए एरियन स्पेस और एयरबस के साथ मिलकर 13 अप्रैल 2023 को फ्रेंच गुयाना से एक मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं ये लोग। एरियन 5 रॉकेट के जरिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जूस, फिर से बता दूं अंग्रेजी में, जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, ये लॉन्च किया जा रहा है। ये अंतरिक्षयान बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा के लिए 8 साल की पूरी एक कठिन यात्रा करेगा। जूस सैटेलाइट बृहस्पति और इसके 3 बड़े महासागरों वाले चंद्रमाओं कैलिस्टो, गैनीमेड और यूरोपा के करीब से गुजरेगा। बृहस्पति की जांच करने के अलावा ये इसके चंद्रमाओं पर जीवन होने की संभावना का भी पता लगाएगा। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आपके प्रश्न कितने सही हुए, कितने गलत हुए। और हाँ, अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे हर प्रोग्राम का। और फिर हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप जमकर पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।